नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल से आ रही है, जहां संभल सांसद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कल उनको एसआईटी टीम के सामने पेश किया गया, जहां 3 घंटे में उनसे 100 सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने पानी पी पी कर जवाब दिया। अब क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ जवाब है, इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेदु सर। क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं? देखिए, कल का जो दिन रहा वो संभल सांसद के लिए बहुत मुश्किल वाला दिन था, क्योंकि इन्हें सबसे पहले 26 मार्च को नोटिस भेजी गई थी एसआईटी टीम के द्वारा, और फिर कल ये कोतवाली पहुंचे, जो संभल में स्थानीय कोतवाली है वहां पर ये लगभग 12 बजे के आसपास पहुंचे थे और 3 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। कहा जा रहा है कि संभल सांसद ने उस दौरान संभल सांसद बहुत ही तनाव में थे। इनसे जिस तरह के सवाल पूछे गए, इनके पास कई सवालों के जवाब नहीं थे, या फिर ये देना नहीं चाह रहे थे। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अभी पुलिस का जो बयान है, पुलिस का कहना है कि इन्होंने कोऑपरेट किया जब सवाल जवाब किए गए, और भविष्य में क्या होगा इस पर पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है। ना ही ये पुलिस के द्वारा बताया गया है कि अगली बार सांसद बर्क को कब बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल है कि यही वाला सवाल कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन तो ये भी कहना है कि सवालों के जो जवाब है, उन्होंने कुछ के सवाल के जवाब दिए, कुछ के नहीं भी दिए। वही तो बात है कि इतने सवाल पूछे गए कि उनके पास जवाब ही नहीं थे, और जो जवाब थे अगर वो सीधा जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर वो फंस जाएंगे। तो मैं पूरी फहरिस्त लेकर के आया हूँ, इनसे क्या क्या सवाल पूछे गए। क्या क्या सवाल पूछे? वहां पर 2 ऑफिसर मौजूद थे एसआईटी टीम के। उन्होंने जब सवालों का सिलसिला इनके साथ शुरू किया तो ये बहुत असहज हो गए। पुलिस भले कह रही है कि इन्होंने सहयोग किया, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है कि पुलिस अगर ये नहीं कहती है, वो अगर तुरंत इस पर कोई बड़ा बयान देती है, तो इससे स्थिति की गंभीरता जो है वो खतरे में आ सकती है। ऐसे में इनसे जो सवाल किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनसे पूछा गया कि ये 19 और 23 नवंबर को कहाँ थे, यानी 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उससे पहले। इनका कहना है कि ये बाहर गए हुए थे, जबकि 22 तारीख को ऑन रिकॉर्ड ये दर्ज है कि इन्होंने बयान दिया था और लोगों को भड़काया था वहां पर। और इन्हीं के बातों से भड़क कर लोगों के मन में पहले ही वहां हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा कहें तो नेगेटिव वाइब्स आ गई थी। उसके बाद 23 तारीख को फिर आगे की क्या कहानी वो मैं आपको बताऊंगा। इनसे फिर अगला सवाल पूछा गया कि 24 नवंबर को किससे किससे बात हुई, क्योंकि वो हिंसा वाली दिन 24 तारीख है। उस दिन सुबह जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची तो 7 बजे ही टीम वहां पहुंच गई थी, और 7 बजे वहां पर हजारों लोग पहुंच गए। तो सवाल है कि हजारों लोग इतनी सुबह वहां पर पहुंचे कैसे। फिर इनसे पूछा गया कि फोन की जगह व्हाट्सएप पर कॉल क्यों की गई। इनका जब फोन खंगाला गया, जब डिटेल्स देखी गई, तो पता चला कि बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल हुए हैं। तो ये सवाल इनसे पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया कि जफर अली से आपकी क्या बातचीत हुई, क्योंकि जफर अली भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस हिंसा का, मस्जिद सदर भी है, और जफर अली ने ही सबसे पहले सांसद का नाम लिया था पुलिस की पूछताछ में। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और इनसे पूछताछ किया था, तो इन्होंने सीधे तौर पर संभल सांसद के बारे में कहा कि मुख्य तौर पर वही आरोपी हैं, उन्होंने ही लोगों को भड़काया। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि जफर अली से कितने देर बातचीत हुई, क्योंकि मस्जिद का सर्वे होना था, ये सिर्फ जफर अली को पता था पहले। फिर उन्होंने संभल सांसद को बताई। तो इन दोनों के बीच बातचीत क्या हुई, और फिर ये लोगों तक ये मैसेज आगे कैसे पहुंचाया गया। इनसे अगला सवाल पूछा गया कि मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठी करवाई गई थी या खुद हुई थी। ये तो संभव ही नहीं है कि इतनी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंच जाएगी, वो भी सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे, क्योंकि जो नमाज का समय होता है वो मुख्य तौर पर दिन में ही जब ज्यादा भीड़ नजर आती है। तो इतने संख्या में लोग वहां पहुंचे कैसे। फिर इनसे पूछा गया क्या हिंसा में शामिल लोगों से इन्होंने मुलाकात की थी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इन्होंने मुलाकात नहीं की थी, या कि हो सकता है कि वीडियो कॉल की, कॉन्फ्रेंस पे बात की हो, कुछ ना कुछ संदेश तो इनका गया होगा, तभी लोग वहां पर पहुंचे होंगे। फिर इनसे पूछा गया कि आपके नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज गए। ये एक बहुत बड़ा आधार पुलिस के पास है, क्योंकि इस जानकारी के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला है जिसका नाम सांसद था, और उस ग्रुप के एडमिन जो है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क थे। और उसी ग्रुप से ये मैसेज फैलाया गया कि सर्वे की टीम वहां पहुंचेगी, मस्जिद खतरे में है, मुसलमानों की आज़ादी खतरे में है, आपकी लोकतंत्रता मुश्किल में है। ऐसे कई मैसेज देके लोगों को भड़काए गए वहां पर। फिर इनसे पूछा गया कि विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान आप कहां थे, क्योंकि 7 बजे के समय वहां पे भारी भीड़ मौजूद थी हिंसा करने वालों की, लेकिन उस समय सांसद नजर नहीं आए थे। ये भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, क्योंकि मास्टरमाइंड इन्हें बताया जा रहा है।
लेकिन इसका मतलब यही होता है कि ये पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे थे। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि क्या विवादित ढांचे के सर्वे को रोकने की साजिश थी, यानी दंगा जो कराया गया, हिंसा जो वहां पर फैली, ये सब पूरी एक तरह से कहें तो फुल प्लानिंग के साथ हुई। अब सवाल उठता है कि इन सवालों के ऐसे और भी कई सवाल थे जो सांसद वर्ग से पूछे गए। इन सवालों के वर्ग ने क्या जवाब दिए, ये तो पुलिस की टीम अभी कोर्ट में जब वो जाएगी वहां पर बताएगी। लेकिन इन पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए लटक गई है क्योंकि अंदर से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये बहुत असहज नहीं थे, असहज हो गए थे। और जब ये मीडिया से इनकी बातचीत हुई थी, जब ये पूछताछ करके बाहर निकले, इनसे हुई, उसके बाद तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को बता दिया। लेकिन जब ये पहले जा रहे थे पूछताछ से पहले, ये लगभग 12 बजे से पहले की बात है, तो इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे डॉक्टर ने मुझे वहां जाने के लिए मना किया है, इसके बावजूद मैं वहां जा रहा हूं। कहा ये भी जा रहा है कि जो सांसद है वो जब जा रहे थे तब उस टाइम वो बहुत घबराए हुए थे, लेकिन वो आए तो वो मुस्कुराते हुए बाहर आए थे पुलिस चौकी से। तो मतलब क्या उन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया या एसआईटी टीम को चकमा दे दिया है? उन्होंने कुछ ऐसा सोच रखा था कि आज मैं फंसूंगा नहीं, या उनके सवालों का जो जवाब वो चाहते थे वो नहीं देकर आए हैं, ऐसा कुछ है? मुस्कुराने की सिर्फ एक वजह से कि उन्हें कल गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर कल उनकी गिरफ्तारी हो गई होती तो जिस जैसा उनका चेहरा जाने के समय था उससे कहीं खराब आने के समय होता। जाने के समय वो इसलिए घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस उनसे क्या सवाल पूछेगी, और उसमें भी 2 ऑफिसर थे जो सीनियर एसआईटी टीम में मौजूद थे, उन्होंने इनसे सवाल जवाब किया। जब ये जा रहे थे तो इनके मन में कई सवाल होंगे, क्योंकि अब जो सबूत मिल रहे हैं इसमें, ये देखकर कई लोगों का ये मानना है कि इस हिंसा को कराने में तो इनका हाथ है ही। पुलिस एफआईआर में भी ये मेंशन हो चुका है, तो इनकी घबराहट बढ़ चुकी है। और आप ये देखिए कि ये सबसे पहली बात तो ये सांसद हैं, जैसे ही इस वाले केस में ये आरोपी साबित होते हैं तो इनकी सांसद की सदस्यता तो जाएगी ही और जेल भी जाना पड़ेगा। तो इन सब बातों की घबराहट इनके ऊपर है, और अब कहा जा रहा है कि इन्हें विदेश जाने के लिए भी रोक दिया गया है, ये कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। तो ऐसे में घबराहट तो दिखेगी। बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ रहा था कि ये मुश्किल में है। भले ये बोल रहे थे कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन ये सब कहने की बातें होती है। जब कोई आदमी पुलिस के पास जाता है उसकी क्या स्थिति रहती है वो सिर्फ वही जानता है। और इस पूरे जो ये पूरा प्रकरण है इसमें इनका क्या रोल है, वो अब अगली बार जैसे एसआईटी की टीम इनको बुलाएगी तो हो सकता है कि वहां इनकी गिरफ्तारी भी हो जाए और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, और फिर जब वहां स्पेशल टीम इनसे पूछताछ करेगी तो इनके लिए जेल के दरवाजे भी खुल सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल ये भी है कि ये मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं संभल हिंसा के, लेकिन ये दंगा हुआ क्यों? क्यों इन्होंने ऐसा काम कराया? क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय को पता है कि ये मस्जिद उन्हीं की है तो फिर इस दंगे का मतलब क्या था? क्या उन्हें कोई डाउट है कि ये हरिहर मंदिर है? नहीं, सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ संभल में हुआ, तो इसका जवाब है नहीं, ये देश के हर कोने में होता है। कई लोग जो हैं, ऐसे लोग अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जो मुस्लिम है उनको भड़काने का काम करते हैं, और इनके ऊपर भी इनके आकाओं का हाथ होता है। ये तो है ही, इनसे ऊपर भी और भी सियासतदान हैं जो इन्हें पहले इनके थ्रू लोगों को भड़काते हैं और फिर इनके अलावा और भी दूसरे चेहरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने अभी वक्फ कानून को लेकर देखा, इससे पहले सीएए हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो और 3 तलाक हो, एक समुदाय विशेष जब भी देश में कोई ऐसी बात होती है तो वो तुरंत सड़कों पर उतर जाता है बिना उसके पॉजिटिव नेगेटिव जाने, क्योंकि ऐसे ही प्रदर्शन में जो लोग शामिल होते हैं जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि आप क्यों हिंसा कर रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं होते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि इन्हें गुमराह किया जाता है। और ऐसी घटना एक नहीं बल्कि हजारों हैं। इन लोगों के लिए बहुत आसान है, या तो पैसे पे लोगों को बुला लो, या जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भड़काना बहुत आसान है, और जो पढ़े लिखे हैं उनको अलग तरीके से भड़काया जाता है, उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। और इसीलिए तो तभी तो दंगे से पहले घर के छत पर पत्थर आ जाते हैं, तभी तो वहां पर पैसे मिल जाते हैं लोगों को। यहाँ तक कहा जाता है कि जब वो निकलते हैं रोडों पे तो उनको ये कहा जाता है कि आप हिंसा करो, आपके साथ हम ये करेंगे, आपको अगर कुछ किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आपके परिवार को सहयोग करेंगे। आप यहाँ, ये तो कम बड़ी बात हुई, बड़े बड़े दंगे में तो इनके जो आका होते हैं वो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि उनके मन में सिर्फ नफरत भर जाती है। तो मुख्य तौर पर जो असली जिम्मेदार हैं वो ऐसे लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि भड़काना बहुत आसान है जब ब्रेन वॉश किया जाता है एक ही चीज को लेकर के। और ये कोई छोटा चेहरा नहीं है, जब बड़ा चेहरा जिसे लोग अपना आइकन मानते हैं, चाहे संभल सांसद हो, बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल हैं। अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, अभी वक्फ कानून को लेकर आप देख रहे होंगे किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। तो ऐसे में इन ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। ये कानून के शिकंजे में आ चुके हैं
एसआईटी की टीम अगली बार जब पूछताछ करेगी तो ये तय मानकर चलिए या तो इनकी गिरफ्तारी होगी या फिर कुछ ऐसा एक्शन होगा इन पर बड़ा जिनसे इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही सपा को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एक सांसद के तौर पर अगर किसी सांसद की सदस्यता जाती है तो जो पार्टी 37 सीट जीतकर इस बार आई है, बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा की, और 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी मुद्दा वहां पर बनाएगी, क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ है जो विकास और सुशासन की बात करते हैं, कानून का राज स्थापित करने की बात करते हैं। उनका वोट बैंक है वो एक अलग प्रकार का है, वो कानून व्यवस्था को देखकर बना है। वो देख रहा है, यूपी में महसूस कर रहा है कि योगी राज में हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। वहीं उन्हें यह भी पता है कि जब अखिलेश का राज हुआ करता था, इसी संभल में कभी शोभा यात्रा नहीं निकली थी। आजादी के बाद से ये पहला मौका आया जब रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष के लोग हैं। गुमराह होने वाले लोग ऐसे इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर जैसे लोग इन्हें गुमराह करते हैं वो सियासत की बिसात में इनको पूरी तरह से फंसा चुके हैं। लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका इस्तेमाल ऐसे लोग कर रहे हैं जिसमें इनका तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्हें सब कुछ, ये बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, एसी, बंगला, गाड़ी, हर तरह की सुविधाएं इन्हें। यानी अब संसद पर रहते हैं, उन्हें देखिएगा कि उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि वो भीख तक मांगते नजर आते हैं। यानी अब सांसद पद जो है वो जाने वाला है और गिरफ्तारी हो सकती है अगर दोबारा से एसआईटी टीम इन्हें बुलाती है। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो पूछताछ हुई है, जिस पूछताछ में जिस तरह से ये नजर आए थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो नजर आई, इन्होंने कई सवालों के जवाब इनके पास नहीं थे। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अगली बार जब भी एसआईटी की टीम इनको बुलाएगी तो गिरफ्तारी का जो एक तरह से कहें गिरफ्तारी की आशंका है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत जल्द ही एसआईटी की टीम इन्हें बुलाने भी वाली है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि संभल सांसद जियाउर रहमान पर की मुश्किलें बढ़ती है या नहीं, और आगे अगर उन्हें एसआईटी टीम बुलाती है तो उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।